दोस्तों आज 30 जून को मार्केट सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग नहीं है, ये जून सीरीज का आखिरी दिन है। यानी निफ्टी वीकली, निफ्टी मंथली और बैंक निफ्टी मंथली तीनों एक साथ एक्सपायर होंगे। ऐसा ट्रिपल एक्सपायरी का दिन बेहद वॉलेटाइल होता है और आज की ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। ऊपर से ईरान यूएस पीस डील के बाद क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत करीब है और आरबीआई का डविश स्टैंस मार्केट्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एफआईआईज इस पूरे जून में नेट सेलर रहे हैं। तो आज की असली लड़ाई किसके बीच है, यही समझना है आज। तो वीडियो अंत तक देखिए और अभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि कल की मार्केट खुलने से पहले अपडेट मिले। एक्सपायरी के दिन मैक्स पेन लेवल सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये वो लेवल होता है जहां ऑप्शन सेलर्स का नुकसान सबसे कम हो। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये दिन शॉर्ट ऑप्शंस बेचने का नहीं बल्कि सावधानी से वेट करने का दिन होता है। जून महीने में एफआईआईज ने अभी तक करीब 45,500 करोड़ से ज्यादा की नेट सेलिंग की है। ये एक बड़ा आउटफ्लो है। वहीं डीआईआईज ने 70,400 करोड़ से ज्यादा की नेट बाइंग करके मार्केट को गिरने से बचाया है। यानी इस पूरे महीने बाजार डोमेस्टिक मनी पर टिका रहा। 30 जून क्वार्टर का आखिरी दिन भी है, इसलिए कल ग्लोबल फंड्स और इंडियन म्यूचुअल फंड्स दोनों अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों ने भी वैश्विक बाजारों को सहारा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत का अनुरोध किया है और मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच बैठक हो सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका फायदा भारत जैसे तेल आयातक देशों और तेल पर निर्भर कंपनियों को मिल सकता है। निवेशकों की नजर मंगलवार को जारी होने वाले अमेरिका के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर भी रहेगी। ये आंकड़ा अमेरिकी उपभोक्ताओं के भरोसे और भविष्य की आर्थिक गतिविधियों की दिशा का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर ये रही कि मई महीने में औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी में 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे संकेत मिलता है कि देश में औद्योगिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मई के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस सप्लाई सेक्टर में 9.9% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई। हालांकि माइनिंग और खदान क्षेत्र में 1.6% की गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति से ईवी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिलने की संभावना बढ़ गई है। खास तौर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां निवेशकों की नजर में रह सकती हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी को नई नीति का फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी बजाज ऑटो को लाभ मिल सकता है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम पर भी निवेशकों की नजर रहेगी, क्योंकि नई नीति के बाद चार्जिंग नेटवर्क विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा प्रबंधन परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सिस बैंक के वर्तमान सीएफओ पुनीत शर्मा जल्द ही एचडीएफसी बैंक के नए सीएफओ की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 3 वर्षों के लिए गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। इस फैसले को बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला और निफ्टी करीब 109 अंक टूटकर 23,946 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार शुरुआती कारोबार में संभलता नजर आया, लेकिन बाद में बिकवाली बढ़ने से दबाव में आ गया। निफ्टी ने पिछले सत्र में 24,200 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर को पार करने में असफलता दिखाई थी। इसके बाद बाजार में कमजोरी बढ़ी और निवेशकों ने मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दी। निफ्टी में मैक्स हेल्थ केयर और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के शेयरों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। सेक्टरों की बात करें तो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में मजबूती बनी रही, जबकि ऑटो, मीडिया और सीमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी कमजोरी बनी रही। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 दोनों ही सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे व्यापक बाजार में दबाव का संकेत मिला। वैश्विक स्तर पर निवेशक यूरोप की महंगाई दर, ब्रिटेन की जीडीपी, वैश्विक पीएमआई आंकड़े और अमेरिका के नॉन फार्म पेरोल डेटा पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि ये आंकड़े वैश्विक अर्थव्यवस्था और ब्याज दरों की दिशा का संकेत देंगे।
बाजार विशेषज्ञ नागराज शेट्टी के अनुसार निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे में अगले 1-2 कारोबारी सत्रों तक बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर सकता है, जिसके बाद किसी बड़ी दिशा का फैसला हो सकता है। तकनीकी विश्लेषकों के मुताबिक निफ्टी के लिए 23,800 से 23,850 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर ये स्तर टूटता है तो बाजार में दबाव बढ़ सकता है और निफ्टी 23,650 तक फिसल सकता है। दूसरी तरफ 24,070 से 24,100 का स्तर निकट अवधि का अहम रेजिस्टेंस माना जा रहा है। वहीं मासिक डेरिवेटिव एक्सपायरी के कारण बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, लेकिन जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर बना रहता है तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति प्रभावी मानी जा रही है। एक्सिस बैंक में बड़ा मैनेजमेंट बदलाव देखने को मिला है। बैंक के सीएफओ पुनीत शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और वो 31 अगस्त 2026 तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसके अलावा बैंक ने 2 वरिष्ठ निदेशकों की दोबारा नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। हालांकि इसके लिए आरबीआई और शेयरधारकों की मंजूरी अभी बाकी है। येस बैंक ने अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए बड़ा फंड जुटाने का फैसला लिया है। बैंक ने 7,500 करोड़ रुपए तक इक्विटी और 8,500 करोड़ रुपए तक डेट सिक्योरिटीज जारी करने की मंजूरी दी है। यानी कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए तक पूंजी जुटाने की तैयारी है। बंधन बैंक से भी बड़ा प्रबंधन अपडेट सामने आया है। बैंक के सीएफओ राजीव मंत्री ने नए अवसरों और करियर ग्रोथ का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है और वो 25 सितंबर 2026 तक अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे। अब निवेशकों की नजर नए सीएफओ की नियुक्ति पर रहेगी। SIS लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए 120 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कंपनी अधिकतम 478.50 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करने पर विचार कर रही है, जो बाजार भाव से प्रीमियम पर है और इसे आमतौर पर शेयर धारकों के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। राइट्स और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने देश के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डिपो, वेयरहाउस और रेलवे से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। जैक्सन पावर फार्मा ने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए एक्विटास हेल्थकेयर में 85% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। करीब 20.80 करोड़ रुपए की इस डील से कंपनी को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बाजार में पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है। जूनिपर होटल्स में भी मैनेजमेंट बदलाव हुआ है। कंपनी के सीएफओ तरुण जेटली ने इस्तीफा दे दिया है, जो 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी नया वित्त प्रमुख कब नियुक्त करती है। जून की तिमाही में एयर कंडीशनर की मांग उम्मीद से कमजोर रही है, जिससे वोल्टास, हिटाची, LG और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों पर दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे संबंधित कंपनियों के लिए ये तिमाही बेहतर रहने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत की खबर से ब्रेंट क्रूड $72.5 प्रति बैरल के नीचे फिसल गया, जिसका फायदा तेल खपत करने वाली कंपनियों को मिल सकता है। कच्चे तेल में गिरावट का सकारात्मक प्रभाव इंडिगो, स्पाइसजेट, IOC, BPCL, HPCL, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, अपोलो टायर्स, C8 और JK टायर जैसे शेयरों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन कंपनियों की लागत कम होती है। वहीं ONGC और ऑयल इंडिया जैसे तेल उत्पादक शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी बाजार से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने का फैसला किया है। बैंक अपनी लंदन शाखा के जरिए 3 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी करेगा, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग क्षमता और मजबूत होगी। GC वेंचर्स ने GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी ने खुले बाजार से अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी को इस निवेश में भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। SJVN ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश की 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से गुजरात को ग्रीन पावर की आपूर्ति की जाएगी, जिससे कंपनी की दीर्घकालिक आय को मजबूती मिल सकती है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स को अपनी कॉर्पोरेट पुनर्गठन योजना के लिए BSE और NSE से महत्वपूर्ण मंजूरी मिल गई है। अब कंपनी इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए NCLT के पास भेज सकेगी, जो आगे की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुथूट कैपिटल सर्विसेज ने अपने लगभग 203 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो को 93.20 करोड़ रुपए में बेचने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। कंपनी ने प्रसादित्य RAC लिमिटेड को सफल बोलीदाता घोषित किया है, जिससे उसके बैलेंस शीट पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
HDFC बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है और उन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम को बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी सेक्टर में बड़ा दांव लगाया है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी बैटरी मटेरियल निर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसकी क्षमता 100 GWh होगी और अगले 5 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के राजस्व की संभावना जताई गई है। BSE ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2027 से वो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए अपने मार्केट डेटा लाइसेंसिंग कारोबार का संचालन सीधे करेगी। इस बदलाव का उद्देश्य डेटा कारोबार को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है। 30 जून के कारोबार में सबसे ज्यादा नजर पेटीएम, डिफ्यूजन इंजीनियर्स और बजाज ऑटो पर रहेगी। पेटीएम को गोल्डमैन सैक्स की सकारात्मक टिप्पणी, डिफ्यूजन इंजीनियर्स को नया ऑर्डर मिला है और बजाज ऑटो का बायबैक कार्यक्रम शेयर के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। इसके अलावा रैडिको खाइटान, एलाइड ब्लेंडर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मारुति सुजुकी, HCL टेक्नोलॉजीज, चैलेट होटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और GMR एयरपोर्ट्स पर भी निवेशकों की नजर रहेगी, क्योंकि इन सभी शेयरों को प्रमुख ब्रोकरेज हाउसों से सकारात्मक रेटिंग और आकर्षक